आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम समानता अध्याय का विस्तार से और उसके कुछ प्रश्नोत्तर है उसका विश्लेषण करेंगे। और यह करते हुए सबसे पहले हम समानता अध्याय की समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि किसी भी लोकतंत्र में बिना समानता से हम लोकतांत्रिक सरकार को चला नहीं सकते। मतलब समानता के बिना सही मात्रा में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। समानता क्या है? इसका अर्थ यह है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से उसके जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाता। सबको समान रूप से अवसर प्राप्त होते हैं, सबको समान रूप माना जाता है। और यह समानता की जो मांग है 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान उठी थी, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश, फ्रेंच जैसे उपनिवेशवाद देश अलग अलग देशों में राज्य करते थे और इसीलिए उनका शोषण होने के कारण उनके ही जैसे हमको भी अधिकार मिलने चाहिए। इस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहे थे और इसी दौरान यह समानता की मांग ज़्यादा जोर पकड़ने लगी। समानता का जो व्यापक रूप है उसे स्वीकृत आदर्श है, जैसे अनेक देशों के संविधान ने और कानूनों में इसको सम्मिलित किया गया है। किसी भी देश का जहां लोकतांत्रिक सरकार है उस देश में संविधान बनाते समय और कानून लागू करते समय ये समानता को मद्देनजर रखते हुए ही बनाए जाते हैं। और इसीलिए कि सभी लोग, देश के नागरिक, देश के लोग इन पर जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र, आर्थिक स्तर, पुरुष हो या स्त्री हो, ये किसी भी आधार पर भेदभाव ना करते हुए उनको समान अवसर मिलने चाहिए। यही एक मंशा होती है। समानता की अवधारणा की जब बात करते हैं कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार है। क्योंकि विचारवंतों ने भी कहा है मनुष्य यह जन्मतः या प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है और उसकी प्रतिभा, उसका विकास करने के लिए उसको पूर्णतः आज़ादी मिलनी चाहिए। यह उसके अधिकार होते हैं। और समानता का उद्देश्य यह है कि विभिन्न समूह और लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका मिलना चाहिए। जब हम किसी को समानता देते हैं या समानता के अधिकार देते हैं तो उसको यह मौका जरूर मिलता है। भारत की बात करेंगे तो समान अवसरों के लिए एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं आती, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के कारण सामने आती है। तो जो सामाजिक असमानता है अपने देश में, तो ये है कि समस्या सुविधाओं की कमी से नहीं है, तो हमारे जो रीति रिवाज होते हैं उन रीति रिवाजों के वजह से ही असमानता फैली हुई है। और विभिन्न देश के जो विभिन्न हिस्से होते हैं, औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि महिलाओं को कम दर्जा या उनको द्वितीय दर्जा दिया जाता है। जैसे कि हम इस अध्याय में, इस किताब में और पढ़ेंगे। आर्थिक असमानता भी एक मुद्दा होता है, जैसे कि समाज में आज भी विद्यमान होते हैं, जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन और दौलत या आमदनी में विभिन्नता पाई जाती है, तो उसको हम बोलेंगे आर्थिक समानता। तो ये क्या है? एक असमानता का प्रकार है। तो आर्थिक मतलब जो गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, तो इनमें एक प्रकार की दरी या उनमें एक अंतर पैदा हो जाता है, उसको यह बोलेंगे हम आर्थिक असमानता। दोस्तों, आर्थिक असमानता की जब हम बात करते हैं तो यह समाज में विद्यमान होती है और जिसमें व्यक्ति और वर्गों के बीच और ये धन और दौलत के बीच में या आमदनी के बीच में विभिन्नता पाई जाती है। निजी स्वामित्व मतलब क्या है? जो प्राइवेट
जिनकी खुद की मालिकी होती है, वो मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता बल्कि उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है, क्योंकि जिसके पास ताकत होती है वो ताकतवर बन जाती है और उनके पास सत्ता भी होती है, जिससे वो अन्य लोगों को नियंत्रित करने शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिनके पास अमीर संपत्ति है, वो अमीर है, तो वो राजनीतिक ताकत भी बना लेते हैं, प्रस्तावित करते हैं कि जैसे कि आज के ज़माने में अब देखते हैं कि जिनके पास पैसा होता है वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो वोटर्स को खरीदी कर सकते हैं, मतदाताओं को पैसे देकर वो अपने अपने फेवर में वोट करने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूसरी बात करते हैं नारीवाद। तो आपको मालूम है स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। अगर स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है, वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है और न ही आवश्यक है। तो यह नारीवाद भी एक मुद्दा बन जाता है। संविधान में बताया गया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने का बिल्कुल प्रतिबंध किया गया है और हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा को भी समाप्त कर दिया है उन्होंने। अगला मुद्दा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में देश के हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु के होते हैं, उन सभी नागरिकों को भारतीय लोकतंत्र में मतदान करने का अधिकार दिया गया है। तो भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक समानता प्रदान करता है। 18 वर्ष या उसके ऊपर जो भी लोग होते हैं उनको यह अधिकार दिया जाता है। तो वो भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए, जाति, लिंग अथवा रंग भेद का भेदभाव ना करते हुए यह अधिकार दिया जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो यह 18 वर्ष या उससे ऊपर के उम्र के सभी व्यक्तियों को यह अधिकार धर्म, जाति, लिंग अथवा रंग भेद का भेदभाव ना करते हुए उसको यह अधिकार दिया जाता है। इसको हम बोलेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मतलब आपको सामाजिक जो असमानता होती है, तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया आपकी किताब में कि दलित होता है। दलित एक शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, ये शब्द का अर्थ होता है। और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है, और इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो दलित का मतलब होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, क्योंकि उस जमाने में प्राचीन काल में ऐसे लोगों को जो निम्न जाति के या निम्न दर्जा के लोग माने जाते थे, उनके ऊपर अमानवीय व्यवहार किया गया, उनको असमानता के रूप में समझा गया, उनको मानवीय अधिकार नहीं दिए गए थे, उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, अन्य लोगों के जैसे उनको व्यवहार करने से मनाही किया जाता था। तो इस प्रकार के व्यवहार उनके साथ हो जाते थे और इसीलिए ये आज भी कुचला हुआ या टूटा हुआ कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संविधान की नज़र में तो कानून की नज़र में सब बराबर है, सभी समान हैं, फिर वो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, और उसकी शैक्षणिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो, वो सभी को लोकतंत्र, इस भारतीय लोकतंत्र में संविधान ने समान माना है। तो ये समान है, ये भारतीय संविधान ने दिया गया सभी नागरिकों को एक महत्वपूर्ण अधिकार है। अभी प्रश्न देखते हैं। अपने किताब में जो स्वाध्याय दिया गया है उसके अलावा और भी हम क्वेश्चन यहाँ देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। जैसे प्रश्न दिया गया है कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके कारण आप बता सकते हैं कि यह राजनीति में समानता को बढ़ावा देता है। मतलब राजनीति करने के लिए जैसे कि आप आम नागरिक है, सामान्य लोग है, फिर भी आप किसी भी हुद्दे पर जा सकते हैं। इवन आप राष्ट्रपति पद की भी लड़ाई या चुनाव लड़ सकते हैं, आप एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। तो यह आपको राजनीति में समानता को बढ़ावा देता है, लोगों के बीच से भेदभाव को कम करता है, और इसीलिए यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा कारण बता सकते हैं, आपको सरकार को चुनने में, भागीदार बनने में आपको
अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार का यह महत्व होता है। दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार अलग या किस प्रकार मिलता था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का हमने उदाहरण किताब में देखे थे कि वह एक किताब स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो बचपन में ही उनके साथ शिक्षकों द्वारा या अन्य साथियों द्वारा उसके साथ भेदभाव किया जाता था। अंसारी दंपत्ति का भी उदाहरण अपने को मालूम है, जब वह किराए के मकान की तलाश कर रहे थे, उनको उनके धर्म के कारण उनको किराए का मकान नहीं दिया जा रहा था, तो ये दोनों की गरिमा पर समान रूप से चोट किया गया था। वे दोनों ही असमान व्यवहार के शिकार बन गए थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि उनकी निचली जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ता था, और अंसारी दंपत्ति को धर्म के कारण मकान देने से उनको मना किया गया था। तो ये दोनों क्या है हो गए कि असमान व्यवहार के शिकार हो गए। अगला प्रश्न है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, यह कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप बता सकते हैं कि भारत के सभी नागरिकों को, राष्ट्रपति से लेकर सामान्य घरेलू नौकर तक को एक ही जैसे कानून का अनुपालन करना होता है। अगर कोई भी अपराध होता है, कोई भी ऐसा प्रकार होता है, तो एक ही कानून के सामने वह बराबर होते हैं। एक ही प्रकार का अगर अपराध है तो सभी को समान तरीके से उनको वह सजा का प्रावधान किया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये दूसरा मुद्दा आप लिख सकते हैं। तीसरा मुद्दा भी लिख सकते हैं कि सभी लोगों को सभी सार्वजनिक जगहों पर, जैसे खेल का मैदान होता है, होटल होते हैं, दुकान होते हैं, बाजार होते हैं, जन्म की जगह आदि का प्रयोग करने के समान अधिकार है, और इससे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए आपको किसी इस प्रकार की जगहों पर जाने से मजाक करते हैं या प्रतिबंध लगाते हैं, तो आपको कानून का सहायता से आप अपने ऊपर हुए अन्याय के लिए न्याय मांग सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। इस कथन से आप इतने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और भी क्वेश्चंस है जहाँ की गरिमा शब्द का अर्थ यह बताया गया है कि ये आपको और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। तो ये हो गया, गरिमा का मतलब होता है प्रतिष्ठा भी होती है, कि आपकी प्रतिष्ठा अन्य लोगों को जैसी प्रतिष्ठा होती है आपको भी अगर मिलती है, तो ये आपकी गरिमा हो गई है। संविधान क्या है, इसकी भी व्याख्या आपको करना है, कि जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। नागरिक अधिकार आंदोलन का होता है कि जैसे कि आपने पढ़े हैं कि एक आंदोलन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में ये प्रारंभ हुआ था, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी महिला जो रोजा पार्क्स के घटना के कारण यह प्रारंभ हो गया था, क्योंकि इसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की उन्होंने मांग की थी। रोजा पार्क्स का उदाहरण आपको मालूम है कि जब वह दिन भर काम कर थक कर वह बस पर जा रही थी, लेकिन बस में गोरा व्यक्ति आने के बाद वो उठने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो उसको ज़बरदस्ती से बाहर निकलना पड़ा। तो इस तरीके से रोजा पार्क्स के ऊपर जो अन्याय हुआ था, उस अन्याय की परिणति क्या हो गया है कि नागरिक अधिकार आंदोलन वहाँ शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया, और यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार देता है? तो यह अधिनियम है भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है और स्वीकृत भी किया गया है 1955 में, जिसका नाम है विकलांगता अधिनियम 1955। और यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है, जो समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का यह दायित्व होता है, और सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्यधारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सार्वजनिक स्थल जैसे भवन होते हैं, स्कूल होते हैं, और उसमें स्कूल आदि इसमें ढलान बनाने चाहिए, जिसमें वो विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंचना सरल हो जाए। तो आपके स्कूल में भी आपने देखे होंगे कि जैसे ही आप एंट्रेंस या स्कूल में एंट्री करते हैं, तो बच्चों को एक ढलान बनाई जाती है, जो विकलांग बच्चे होते हैं उनकी जो गाड़ी होती है, दुपाई होती है, वो आसानी से चल सके, या विकलांग व्यक्ति भी वो आसानी से
क्लासरूम में या स्कूल में एंट्री कर सके, इसीलिए ऐसे ढलान बनाए जाते हैं। तो ये प्रावधान ये 1955 के विकलांगता अधिनियम में किए गए हैं। प्रश्न है, सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए कौन सा तत्व अपरिहार्य है, मतलब जरूरी है? तो यह अपरिहार्य तत्व है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं कि वह लोगों की भागीदारी अगर बढ़ाना है तो सभी को यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देना जरूरी है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस विचार पर आधारित है? तो यह है समानता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? इसके 3 लाभों का आपको वर्णन करना है। जैसे कि यह आपको मालूम है कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा मुफ्त दिया जाता है, और यह सबसे पहले तमिलनाडु सरकार ने आरंभ किया है। ये हम जानकारी अध्याय में देख चुके हैं। तो और इसके निम्नलिखित लाभ भी होते हैं, जैसे कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण बच्चों की उपस्थिति बढ़ जाती है। कार्यक्रम से जातिगत भेदों को कम करने में इसकी सहायता मिलती है, क्योंकि ये बच्चे मिलजुल कर खाना खाते हैं और ये बनाने वाले लोग भी वो निम्न जाति के हो सकते हैं। इस योजना के कारण बच्चों का पेट भरने लगा, जिसके कारण वे पढ़ाई पर अपना अधिक ध्यान देने लगे और अच्छी पढ़ाई भी करने लगे, तो उनकी गुणवत्ता भी सुधरने लगी। इस योजना के कारण गरीब बच्चों का पेट भर खाना मिलने लगा, तो जिस गरीब बच्चे कुपोषण का शिकार कम होने लगे, क्योंकि इसके पहले बच्चों को बराबर खाना नहीं मिलता था, पेट भर खाना नहीं मिलता था, कुपोषण हो जाता था, जिनका सेहत पर बहुत ही बुरा असर होता था। तो यह कुपोषण का शिकार होने वाले बच्चे कम हो गए और अभी उनकी सेहत भी अच्छी बनने लगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है, देखिए, कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो उसे वोट देने का अधिकार है, फिर वो चाहे किसी धर्म का हो, जाति का हो, रंग का हो, स्त्री हो, पुरुष हो या किसी भी इलाके का हो, उसको यह अधिकार दिया जाता है। तो ये हो गई उसकी व्याख्या। भारत में असमानता का एक सामान्य रूप कौन सा है? जाति व्यवस्था, क्योंकि जाति व्यवस्था हमारे पास बहुत ही संसाधन है, संसाधन की कमी की वजह से असमानता नहीं है। तो क्या है, हमारे कुछ रीति रिवाज होते हैं, जैसे जाति व्यवस्था है। इस जाति व्यवस्था के कारण ही भारत में असमानता का एक सामान्य रूप बन गया है। झूठन क्या है? यह झूठन एक किताब है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, और यह ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई किताब है। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को किस प्रकार ठेस पहुंचाई जाती है? अंसारी दंपति ने प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदल लेने की सलाह को क्यों ठुकरा दिया? क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये लिख सकते हैं आप। जब व्यक्ति के साथ किसी आधार पर असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। ये हमने देख चुके हैं। अंसारी दंपति ने भी प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने की सलाह को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इससे उनकी गरिमा तथा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। जैसे कि आपने देखे हैं कि जब उनको किराए का मकान नहीं मिल रहा था तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनको बताया है कि वह कुमार नाम बताए वो लोगों को, ताकि उनको किराए का मकान मिल जाए। लेकिन अंसारी दंपति ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उनको लगता था कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है कि हम कुछ पाने के लिए झूठे का सहारा ले रहे हैं, ये उनके मन में भावना हो सकती थी और इसीलिए उन्होंने यह सलाह ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस अध्याय को हम अध्याय के कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। ये आपको समझ में आए होंगे, ऐसे ही उम्मीद करता हूँ, और यही रुकते हैं।